हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सभी फ्यूचर्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एंड नर्सिंग ऑफिसर्स को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो कम्युनिटी के अंदर जो पोर्शन है अपना कम्युनिकेबल डिजीज़, तो उसके गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो चीज़ अपन बात करने वाले हैं। तो बने रहना शुरू से लेकर के एंड तक अपने वीडियो में। गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको जो पुराने के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि आपको इस चैनल के माध्यम से नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है, इसके साथ साथ में जो है आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ से मिल जाता है। तो आपके लिए दोनों बेनिफिट ये एक ही जगह से आपको मिल जाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन जो बात करने वाले आज गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, जो आपके CHO एग्जाम और नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन पॉक्स के बारे में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा चिकन पॉक्स के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चिकन पॉक्स का जो सिनोनिम्स है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वेरिसेला, यानी चिकन पॉक्स को अपन वेरिसेला भी कह सकते हैं। इसके साथ ही जो है कॉजेटिव एजेंट, जो इसका जो कॉजेटिव एजेंट चिकन पॉक्स का वो क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। आपको जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स का सिनोनिम्स क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, वेरिसेला चिकन पॉक्स का ही सिनोनिम्स है। पॉजिटिव एजेंट की अपन बात करें तो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, और इसके अंदर भी आपको पर्टिकुलर पूछ ले तो ह्यूमन अल्फा हर्पीज वायरस 3। ठीक है, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, और यदि स्पेशल पूछ ले तो कौन सा है, ह्यूमन अल्फा हर्पीज वायरस 3। चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या होता है फ्रेंड्स, 14 to 16 डेज, यानी 14 से 16 दिन जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन पॉक्स का। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अपन बात करें तो केस या पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर बता दो आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इसका वो कौन से माध्यम से होता है, एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, यानी कौन सा पीरियड के अंदर जो है इसके फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको बता दूं 1 to 2 डे बिफोर, 4 to 5 डे आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेश, यानी जो रेसेज अपीयर हो गए हैं उस अपीयर होने के 1-2 दिन पहले और अपीयर होने के 4 से 5 दिन बाद जो पीरियड होता है वो कम्युनिकेबिलिटी का इसका पीरियड रहता है, यानी इस समय ये जो डिजीज़ फैल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है चिकन पॉक्स का। तो जो मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन जो है यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखना, आपको लेट बताया यहाँ पे LATE। मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स इज द सिंगल्स, क्या है, सिंगल्स caused by reactivation of the virus decades after the initial episode of चिकन पॉक्स। यानी आपको ध्यान रखना मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन किसका, चिकन पॉक्स का क्या है, सिंगल्स है। और सिंगल्स यहाँ पे बताया गया caused by the reactivation of the virus, वायरस के रीएक्टिवेशन होने की वजह से जो है ये जो वापस से जो है सिंगल्स के नाम से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट रैपिड एंड सेंसिटिव मीन्स ऑफ डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन ऑफ वेसिकल्स फ्लूइड्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो राउंड पार्टिकल्स। यानी आप इसका जो डायग्नोसिस करेंगे तो डायग्नोसिस के लिए आप जो एग्जामिनेशन ऑफ द वेसिकल फ्लूइड्स के जो वेसिकल्स बन जाते हैं उस जो वेसिकल फ्लूइड्स हैं उसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है, सो राउंड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, चिकन पॉक्स के अंदर। चिकन पॉक्स के जो वेसिकल फ्लूइड्स है उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, राउंड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। कॉन्जेनिटल वेरिसेला की बात कर लेते हैं। कॉन्जेनिटल आप सब जानते हैं जन्मजात, यानी जो जन्म से ही प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट थ्रेटनिंग इफ ट्रांसमिटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। तो एक कॉन्जेनिटल वायरस एक इसके साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी अपना ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी बॉडी के जो ऑर्गन्स बनते हैं वो लगभग फर्स्ट जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक तक जो है ज़्यादातर जो ऑर्गन्स का
निर्माण हो जाता है, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है। तो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई बीमारी होती है, फिर कोई वायरस का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उस वजह से कोई भी कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ आपको देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वो उस समय क्या हो रहा होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, उसी समय कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से जो है कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी हो सकती है। जो कॉन्जेनिटल वेरिसेला है वो क्या, मोस्ट थ्रेटनिंग इफ ट्रांसमिटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यदि जो वेरिसेला है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है मोस्ट थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइव एटेन्यूएटेड चिकन पॉक्स वैक्सीन, यानी जो चिकन पॉक्स के लिए जो वैक्सीन आती है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसके साथ ही अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं मीजल्स के बारे में। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, मीजल्स को और किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रूबियोला। जो मीजल्स को किस नाम से जानता है, रूबियोला के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। ये रूबियोला है, एक रूबेला अलग होता है, रूबेला अलग है और रूबियोला अलग है। मीजल्स को हम रूबियोला कहते हैं और रूबेला की स्पेलिंग क्या होती है, RUBELLA। ये रूबेला की स्पेलिंग है, यहाँ पे क्या है, रूबियोला। ठीक है, यहाँ पे ओला है, आपको ध्यान रखना है। मिजल्स वाले में रूबोला ओला आप जानते होंगे, टैक्सी कार जो होती है ओला कार वो वाला जो है यह मिजल्स के अंदर रूबियोला। ठीक है, इसको आपको ऐसे याद कर सकते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ओला कार के हिसाब से आपको याद दिला रहा हूँ। मिजल्स यानी ओला आपको याद रखना है। पॉजिटिव एजेंट जो है इसका RNA पैरामिक्सोवायरस। सो फॉर ओनली वन सीरोटाइप नॉन। इंक्यूबेशन जो पीरियड है मिजल्स का वो क्या 10 to 14 डेज जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अपन बात करें तो केसेज जो कैरियर आर नॉट नोन टू अकर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम ट्रांसमिशन है, एयर ड्रॉपलेट, यानी आपको चिकन पॉक्स के अंदर देखा उसके अंदर एयर ड्रॉपलेट था, यहाँ पे मिजल्स के अंदर भी एयर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की अपन बात करें यहाँ पे तो 4 डे बिफोर एंड 5th डे ऑफ आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रेशेज, यानी जो रेशेज अपीयर हो जाते हैं, अपीयर होने के 4 दिन पहले और अपीयर होने के 5 डेज आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेशेज। ठीक है, तो ये कम्युनिकेबिलिटी यानी इस समय ये फैल सकता है। और आपको जो रेशेज देखने को मिलेंगे मिजल्स के अंदर वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो रिट्रो ऑरिकुल रीजन है, रिट्रो यानी पीछे की तरफ, यानी जो अपना जो कान होता है या फिर अपना जो ईयर होता है उसके पीछे की तरफ से इसकी ओरिजिन होती है रेशेज की, मिजल्स के अंदर आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो अपन मानते हैं कि जो पैथोलॉजिकल जो क्लिनिकल फीचर्स है मिजल्स का, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कोप्लिक स्पॉट, जो कि मेन जो है इसका अपन बात करते हैं जब क्वेश्चन आता है कि कोप्लिक स्पॉट किसके अंदर देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है मिजल्स के अंदर जो है कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। और कहाँ पे देखने को मिलता है, बक्कल म्यूकोजा अपोजिट्स अपर सेकंड मोलर। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे जो बताई गई है अपर को आपको याद रखना है अपोजिट। ठीक है, अपोजिट को मेन ध्यान रखना है, अपोजिट अपर सेकंड मोलर, क्या याद रखना है, अपोजिट सेकंड मोलर। ठीक है, अपोजिट अपर सेकंड मोलर आपको ध्यान में रखना है। कोप्लिक स्पॉट कहाँ है होता है, बकल म्यूकोजा अपोजिट अपर सेकंड मोलर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो यंग चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, क्या देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मिजल्स का चिल्ड्रन के अंदर, यंग चिल्ड्रन के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा, ओटाइटिस मीडिया, यानी जो मिडिल ईयर का है उसका इन्फेक्शन। इसके बारे में ओटाइटिस मीडिया के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ओटाइटिस मीडिया के बारे में, तब अपन इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूबेला के बारे में। तो रूबेला को फ्रेंड्स मैं बता दूं, यहाँ पे रूबेला को क्या कहते हैं, जर्मन मिजल्स भी कहते हैं। ऊपर जो अपन ने मिजल्स पढ़ा वो अलग है, ये अलग है। ऊपर जो मिजल्स पढ़ा उसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, रूबियोला बताया था। और यहाँ पे जो क्या है, रूबेला, तो रूबेला अलग है, रूबियोला अलग है। ठीक है, तो रूबेला को और किस नाम से जानते हैं, जर्मन मिजल्स के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो RNA वायरस टोगा वायरस फैमिली का है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें 14 to 21 डेज, यानी 14 से 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अप्रोक्सीमेट में माने तो अपन 18 डेज। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो केसेस और सब क्लिनिकल केसेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही नो नॉन कैरियर स्टेट फॉर द पोस्ट नेटली एक्वायर्ड रूबेला, यानी जो पोस्ट नेटली एक्वायर्ड रूबेला है, पोस्ट नेटली एक्वायर्ड रूबेला जो है उसके अंदर नो नॉन कैरियर स्टेट आपको होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम एयर ड्रॉपलेट्स, यानी अपन ने अभी तक देखा 3 चीज़ के बारे में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था चिकन पॉक्स, उसके बाद में अपन ने पढ़ा मिजल्स और अभी पढ़ रहे हैं रूबेला। तो तीनों के अंदर आपने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर ड्रॉपलेट, क्या है, एयर ड्रॉपलेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, यानी जो रूबेला होता है उस रूबेला के लिए जो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, जो टेस्ट यूज किया जाता है वो कौन सा है, हीम एग्लूटिनेशन
इनहिबिशन टेस्ट यानी HAI। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो HAI की फुल फॉर्म क्या है? हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, HAI। ठीक है, किसके लिए? रूबेला के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूबेला की जो वैक्सीन है। तो फ्रेंड्स रूबेला की जो वैक्सीन होती है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, जैसे कि आपने सुना होगा MMR वैक्सीन एंड मीजल्स मम्स और रूबेला वैक्सीन क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रेन यूज़ की जाती है RA27/30। ठीक है, आपको याद रखना है रूबेला की जो स्ट्रेन होती है क्या होती है? RA27/3, यानी आपको याद रखना है कि 27 ऊपर है, बड़ी संख्या ऊपर है और छोटी संख्या नीचे। RA27/3 ये क्या है? इसकी स्ट्रेन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डोज और रूट की। तो इसकी जो डोज होती है 0.5 ml और रूट की बात करें तो सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। रूबेला वैक्सीन किस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है? तो प्रेगनेंसी के अंदर ये जो है रूबेला वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। आपको पता है कि रूबेला वैक्सीन क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और ये जो है प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है एंड नॉट गिवन टू इन्फेंट्स, इन्फेंट्स के अंदर भी नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। तो आप सब लोग जानते होंगे कॉन्जेनिटल जो रूबेला सिंड्रोम होता है, तो आपको पता होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है रूबेला का जो इन्फेक्शन होता है वो क्या है? मोस्ट डिस्टर्स है। और इसके अंदर आपको क्या क्या कॉज हो सकता है? एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है और स्किन में लीजन हो सकते हैं, यानी ब्लूबेरी मफिन लीजन आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ डिफरेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइड ऑफ कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम का ट्राइड्स क्या है। तो आप क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में आपको दिया होगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द ट्राइड ऑफ कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो आपको कौन सा नहीं पूछा जाएगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो आपको कौन कौन से ट्राइड में आते हैं? कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, कैटरेक्ट एंड सेंसरी न्यूरल डीफनेस। क्या क्या देखने को मिलता है ट्राइड में? कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, कैटरेक्ट एंड सेंसरी न्यूरल डीफनेस। और कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट के अंदर भी आप मोस्ट कॉमनली पूछा जाए तो PDA यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या देखने को मिलेगा? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे आप जानते हैं कि जो डक्टर आर्टेरियोसिस है उसका यदि क्लोजर नहीं होता है, वो पेटेंट रह जाता है, तो उसके बारे में जो बीमारी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इन्फेक्शन इन अर्ली पार्ट ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी जो रूबेला का इन्फेक्शन सेकंड जो है ट्राइमेस्टर के अंदर होता है तो क्या कॉज करेगा? ओनली और ओनली डीफनेस ही कॉज करेगा। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यदि होगा तो क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो 3 चीज़ें होगी, ये जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट होगा, कैटरेक्ट होगा और सेंसरी न्यूरल डीफनेस देखने को मिलेगी। ये किसके अंदर आता है? ट्राइड ऑफ कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर। और कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलेगा? PDA यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मम्स के बारे में। तो मम्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? मिक्सोवायरस पेरोटिडाइटिस। क्या है? मिक्सोवायरस पेरोटिडाइटिस। और ये क्या है? RNA वायरस है। ठीक है, जो मिक्सोवायरस पेरोटिडाइटिस है वो क्या है? RNA पैरामिक्सो वायरस है। इंक्यूबेशन जो इसका पीरियड है वो क्या है? 14 से 21 डेज का। मम्स का क्या इंक्यूबेशन पीरियड है? 14 से 21 डे। अभी वो पूरी किसी का देखा था 14 से 16। ठीक है, किसका देखा था अपन ने? मिजल्स का। मिजल्स का कितना देखा था? मिजल्स का अपन ने देखा था 10 से 14 डे होता है। और जो अपना ये है रूबेला कितना? 14 से 21। ठीक है, यानी रूबेला का भी 14 से 21 था और अपने यहाँ पे जो है मम्स है उसका भी 14 से 21 डे है। इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अपन बात करें तो क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम ट्रांसमिशन है, एयर ड्रॉपलेट्स। क्लिनिकल फीचर्स की अपन बात करें यहाँ पे तो सेलाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे जो है मम्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? जो सेलाइवरी ग्लैंड है यानी जो सेलाइवा को सिक्रेट करती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और स्पेशली कौन सी? पेरोटिड। ठीक है, कौन सी? स्पेशली पेरोटिड ग्लैंड। ओके, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो इसके अंदर देखने को मिलता है यानी मम्स की वजह से जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या होगा? असेप्टिक मेनिंजाइटिस होगा। क्या होगा? असेप्टिक मेनिंजाइटिस। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मम्स की वजह से कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? असेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है? असेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन एडोलेसेंट। एडोलेसेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? ऑर्काइटिस या फिर उफ्राइटिस, यानी टेस्टिस का इन्फ्लामेशन मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ओवेरी का इन्फ्लामेशन।
मम्स इज प्रिवेंटेड बाय द एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाय मम्स वैक्सीन, यानी मम्स वैक्सीन के एक्टिव इम्यूनाइजेशन से जो है मम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। वैक्सीन कौन सी होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसके अंदर स्ट्रेन यूज की जाती है, कौन सी होती है स्ट्रेन? जेरेलिन स्ट्रेन। कौन सी यूज की जाती है? जेरेलिन स्ट्रेन यूज की जाती है। किसके अंदर? मम्स के अंदर जेरेलिन स्ट्रेन यूज की जाती है। ये जो फ्रेंड्स मैं आपको पिछले जो क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्लास में अपने स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था कि मम्स के लिए जो स्ट्रेन यूज की जाती है वो जेरेलिन स्ट्रेन यूज की जाती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। एडोलेसेंट की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा? ओरकाइटिस या फिर ओफ्राइटिस। और मम्स किसके द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है? मम्स वैक्सीन के द्वारा। और कौन सी जो है ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है? सेलावरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेलावरी ग्लैंड के अंदर स्पेशली कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। ओके, तो ये चीज़ मेन जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कौन सा वायरस है? मिक्सोवायरस पैरोडिडाइटिस, ठीक है, आरएनए पैरामिक्सोवायरस, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो H1N1 टाइप ए केस ऑफ स्वाइन फ्लू, जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि स्वाइन फ्लू जब आया था तो उस समय जो वायरस कोज किस वायरस की वजह से? H1N1 वायरस टाइप ए कोज ऑफ स्वाइन फ्लू को कोज करता है। यदि कई बार पूछ ली जाती है H1N1 जो पूछा जाता है कि कोज ऑफ स्वाइन फ्लू, तो आपको ध्यान रखना H1N1 वायरस टाइप ए। और जो H5N1 है वो क्या कोज कर रहा है? एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू। आपने नाम सुना होगा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 है और जो बर्ड फ्लू है उसके लिए H5N1, दोनों टाइप ए है, ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंजा की अपन बात करें, एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू की बात करें तो इसको जो है एवियन इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू भी कहते हैं, या फिर इसको हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू भी कहते हैं, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ आपको। जो बर्ड फ्लू का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? H5N1, ठीक है, टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस। एवियन इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ओरिजिन फ्रॉम द हांगकांग, यानी इसका जो ओरिजिन हुआ था कहाँ से हुआ था? हांगकांग से हुआ था। कब हुआ था? 1997 में, ठीक है, 1997। ड्रग ऑफ चॉइस जो यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है? ओसेल्टामाइविर यानी टेमीफ्लू 75 mg BD दी जाती है फॉर 5 days, ठीक है। और आपके जो बर्ड फ्लू है या फिर जो अपना स्वाइन फ्लू है उनके अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? ओसेल्टामाइविर, जो कि टेमीफ्लू के नाम से आती है। 70 mg की टेबलेट होती है, BD दी जाती है फॉर 5 days। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट्स, यानी इन्फेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ये जो टेबलेट है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। H1N1 जो वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सिंगल IM इंजेक्शन, यानी जो H1N1 जो स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन आती है वो क्या है? जो है H1N1 इनएक्टिवेट वैक्सीन भी आती है और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी आती है। तो जो H1 इनएक्टिवेट वैक्सीन है वो क्या होती है? सिंगल IM इंजेक्शन इसका दिया जाता है। स्ट्रेन जो यूज की जाती है एक कैलिफोर्निया 7/2009 H1N1 लाइक स्ट्रेन। स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और H1N1 की जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो नेजल स्प्रे के रूप में देखने को मिलेगी। H1N1 लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है? नेजल स्प्रे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्थेरिया के बारे में। तो डिप्थेरिया के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। क्या है? डिप्थेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, जो कि एक प्रकार का क्या है? ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ग्राम पॉजिटिव, यानी जो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई है क्या है? ग्राम पॉजिटिव है, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, जो क्या कोज कर रहा है? डिप्थेरिया कोज कर रहा है। कैरियर मोर इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिप्थेरिया, यानी जो डिप्थेरिया के अंदर जो कैरियर है आर मोर इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। डिप्थेरिया जो है फ्रेंड्स इज एन एंडेमिक डिजीज इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर डिप्थेरिया क्या है? एंडेमिक डिजीज है। सिक टेस्ट की अपन बात करें तो एन इंट्राडर्मल टेस्ट ऑफ इम्यूनिटी स्टेटस एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू डिप्थेरिया टॉक्सिन, यानी डिप्थेरिया टॉक्सिन के बारे प्रति जो हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर जो इंट्राडर्मल अपन जो टेस्ट है, मतलब जो सिक टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो इंट्राडर्मल टेस्ट होता है। सबसे पहले मैं बता दूं सिक टेस्ट क्या होता है? इंट्राडर्मल टेस्ट होता है जो कि इम्यूनिटी स्टेटस एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू डिप्थेरिया टॉक्सिन, जो डिप्थेरिया का जो टॉक्सिन होता है उसकी हाइपर सेंसिटिविटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोज। तो डोज के अंदर 0.2 ml या फिर 1/50 ml ऑफ सिक टेस्ट टॉक्सिन इन टेस्ट आर्म
and 0.2 ml of feed inactivated toxin in opposite control arm। यानी जो टेस्ट आर्म होती है उसके अंदर जो है 0.2 ml और जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इन अपोजिट कंट्रोल आर्म। सिक टेस्ट नेगेटिव कब होगा? सिक टेस्ट नेगेटिव होगा जब क्या होगा, मोर देन 0.3 यूनिट्स एंटीटॉक्सिन पर ml इन ब्लड सीरम। यदि ब्लड सीरम के अंदर इसका जो एंटीटॉक्सिन है 0.03 यूनिट से ज़्यादा है, इसका मतलब सिक टेस्ट क्या है? नेगेटिव है। सिक टेस्ट हैज़ बीन रिप्लेस बाय हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये जो सिक टेस्ट है उसके जगह पे क्या रिप्लेस हो गया आजकल? हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। और सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? जो टॉक्सिन होता है डिप्थीरिया टॉक्सिन, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है? मेजरमेंट ऑफ सीरम एंटीटॉक्सिन लेवल, यानी जो सीरम एंटीटॉक्सिन लेवल है उसके मेजरमेंट के लिए जो है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट यूज किया जाता है। किस किस के एंटीटॉक्सिन लेवल को चेक करने के लिए? डिप्थीरिया टॉक्सिन के एंटीटॉक्सिन को चेक करने के लिए। इसके साथ ही अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्टूसिस और हुपिंग कफ। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्टूसिस के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो जो पर्टूसिस है और जो हुपिंग कफ है, जो पर्टूसिस को अपन क्या कहते हैं? हुपिंग कफ भी कहते हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? बोर्डेटेला पर्टूसिस। क्या है? बोर्डेटेला पर्टूसिस जो है, कई बार एग्जाम पूछा था बोर्डेटेला पर्टूसिस किसका कॉजेटिव एजेंट है, या फिर पूछ लिया जाता है कि पर्टूसिस या हुपिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो वूपिंग कफ का पॉजिटिव एजेंट क्या है? बोर्डेटेला पर्टूसिस। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो पर्टूसिस है उसको वूपिंग कफ के साथ साथ और क्या कहते हैं? 100 डे कफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 डे कफ भी कहते हैं। किसको कहते हैं? वूपिंग कफ या फिर पर्टूसिस को अपन 100 डे कफ भी कहा जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ये मोटिवेशन आपके लिए यूं ही बना रहे और हम आपके लिए यूं ही अच्छे वीडियो अपलोड करते रहें, आपको यूं ही नर्सिंग वैकेंसी इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरोक्सिज्म ऑफ कफ आर फॉलोड बाय एन इंस्पायरेटरी वूप हाई पिच, यानी इसके अंदर हाई पिच आपको देखने को मिलेगी इंस्पायरेटरी हुप के अंदर। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो हुपिंग कफ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या है? 7 to 14 डेज। क्या रहता है इंक्यूबेशन पीरियड? 7 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। किसका? हुपिंग कफ या पर्टूसिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 7 to 14 डेज। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? केस। देर इज़ नो सब क्लिनिकल और क्रोनिक कैरियर स्टेट, यानी इसके अंदर कोई सब क्लिनिकल क्रोनिक कैरियर स्टेट देखने को नहीं मिलती है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो जो पर्टूसिस है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? इरिथ्रोमाइसिन। क्या रहती है? इरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। किसके अंदर? पर्टूसिस या फिर हुपिंग कफ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फीवर। तो जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस या सेरिब्रोस्पाइनल जो फीवर है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? एन मेनिंजाइटिस एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। क्या है कॉजेटिव एजेंट? एन मेनिंजाइटाइडिस। ठीक है, क्या है? एन मेनिंजाइटाइडिस एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है ये। कैरियर आर द मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देन केसेस, यानी जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है उसके अंदर जो कैरियर है इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्फेक्शन का केस की तुलना में। कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ मेनिंगोकोकस इज रिफार्मसिन, यानी जो कीमोप्रोफाइलैक्सिस है मेनिंगोकोकस कॉन्टेक्ट के लिए वो क्या है? रिफार्मसिन है। ड्रग ऑफ चॉइस की अपन बात कर लें तो इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? जो ट्रीटमेंट की बात करें तो जो जो है मेनिंजाइटिस है उसके अंदर आपको जो ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट के लिए जो केस है, जो यानी जो पेशेंट है उसके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? पेनिसिलिन। और जो कैरियर स्टेट है, यानी जो कैरियर जिसके अंदर सिम्टम कुछ भी नहीं लेकिन कैरियर है, उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए क्या रहेगी? रिफार्मसिन। और जो कीमोप्रोफाइलैक्सिस है, यानी जो कीमोप्रोफाइलैक्सिस जो दी जाती है इस केस के अंदर, तो वो क्या दी जाती है? रिफार्मसिन। कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए जो रिफार्मसिन की जो डोज होती है क्या होती है? 600 mg BD, यानी दिन में 2 बार 2 दिन के लिए इंटू 2 डेज। यहाँ पे ट्रीटमेंट विद पेनिसिलिन डज नॉट इंडिकेट
कैरियर स्टेट, यानी जो पेनिसिलिन से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो कैरियर स्टेट को जो है आप इरेडिकेट नहीं कर सकते। कैरियर स्टेट को इरेडिकेट करने के लिए आपको क्या देना होगा, पेशेंट को रिफार्मसिन देना होगा। क्या देना होगा, रिफार्मसिन। यानी कैरियर स्टेट के ट्रीटमेंट के लिए भी रिफार्मसिन, कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए भी रिफार्मसिन दी जाती है। लेकिन जो केस होता है उस केस के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज की जाती है, पेनिसिलिन यूज की जाती है। यानी पेनिसिलिन से आप जो कैरियर स्टेट है उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। अब हम अपन बात कर लेते हैं मेनिंगोकोकल वैक्सीन के बारे में। तो जो मेनिंगोकोकल वैक्सीन है वो कौन सी टाइप की वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। कौन सी है, किल्ड वैक्सीन है। सेलुलर फ्रैक्शन 0.5 ml इसकी क्या होती है, डोज होती है। रूट की अपन बात करें तो रूट कौन सा होता है, सबक्यूटेनियस। यानी मेनिंगोकोकल वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है, 0.5 ml इसकी डोज होती है। कौन से रूट से दी जाती है, सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बारे में। तो यहाँ पे बता दूं, कंट्री विथ हाईएस्ट टीबी बर्डन इन वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर जो है हाईएस्ट टीबी का बर्डन है इंडिया में। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्यूबरकुलोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट आप सब लोग जानते होंगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट है। टीबी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा टूल यूज करते हैं, मोन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, मोन्टेक्स टेस्ट टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ टीबी इन्फेक्शन, और इसको और किस नाम से जानते हैं, पिरक्योर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, पिरक्योर टेस्ट के नाम से भी किसको जानते हैं, मोन्टेक टेस्ट को। डोज की अपन बात करें तो कितनी होती है, 1 TU ऑफ पीपीडी इन 0.1 ml, यानी 0.1 ml के अंदर 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट होती है पीपीडी की। रीडिंग की अपन बात करें तो रीडिंग कब करते हैं, रिजल्ट रीड आफ्टर 72 आवर्स और 3 days। ओनली इंड्यूरेशन इन मेजर, यानी इसके अंदर जो है सिर्फ इंड्यूरेशन को मेजर किया जाता है। इंड्यूरेशन की अपन बात करें तो इंड्यूरेशन मोर देन 9 mm, 9 mm से ज़्यादा इंड्यूरेशन देखने को मिलता है, उस कंडीशन हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। पास्ट और करंट इन्फेक्शन विथ टीबी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यदि 9 mm से ज़्यादा इंड्यूरेशन है इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब हो सकता है या तो उसको पहले कभी टीबी थी या फिर करंट इन्फेक्शन है टीबी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि इंड्यूरेशन 6 to 9 mm आता है, यदि इंड्यूरेशन 6 to 9 mm आता है इसका मतलब क्या है, डाउटफुल है। क्या है, डाउटफुल है। माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है और एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया। इंड्यूरेशन की बात करें, यदि 6 mm से कम इंड्यूरेशन देखने को मिलता है इसका मतलब नेगेटिव है। ठीक है, ये रीडिंग थी जो मैंने आपको बताई। इंड्यूरेशन यदि 9 mm से ज़्यादा है इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि या तो उसके पास्ट में टीबी हो रखी है या फिर करंट इन्फेक्शन है टीबी का। यदि इंड्यूरेशन 6 to 9 mm के बीच में है इसका मतलब कंडीशन क्या है, डाउटफुल है। यदि इंड्यूरेशन लेस देन 6 mm है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। Result of tuberculin test must be interpreted carefully. The person's medical risk factor determined at which increment 5 mm, 10 mm और 15 mm of induration the result is considered पॉजिटिव। यानी कौन कौन सी केसेस होती है जिसके अंदर यदि 5 mm, 10 mm, 15 mm आता है तो कंडीशन में अपन पॉजिटिव मानेंगे। तो अपन बात कर लेते हैं, यानी 5 mm और मोर इज पॉजिटिव इन, यानी कौन कौन सी कंडीशन के अंदर 5 mm से ज़्यादा होने की कंडीशन में पॉजिटिव माना जाएगा। तो HIV जो पॉजिटिव पर्सन है उसके अंदर यदि 5 mm इंड्यूरेशन आ रहा है या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब उसके अंदर जो है टीबी, यानी वो पेशेंट क्या है, टीबी पॉजिटिव, यानी उसके अंदर टीबी है। रिसेंट कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी केसेस, या फिर जिसको रिसेंटली कॉन्टैक्ट आए टीबी केसेस के अंदर उसके अंदर भी 5 mm और मोर देन 5 mm आएगा तो उसके अंदर पॉजिटिव माना जाएगा। पर्सन विथ नोडुलर फाइब्रोटिक चेंजेस ऑन चेस्ट एक्सरे कंसिस्टेंट विथ ओल्ड हील टीबी, यानी आप चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो उसके अंदर फाइब्रोड चेंजेस देखने को मिलेगा। नोडुलर यानी जो एक्सरे होता है उसके अंदर ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे जो है आपको वाइट आपको देखने को मिलेंगे नोड्यूल्स। पेशेंट विथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अदर इम्यूनोसप्रेस पेशेंट, यानी अदर इम्यूनोसप्रेस पेशेंट के अंदर जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, ठीक है, या फिर जिनके अंदर रिसेंटली टीबी हुई है या फिर HIV पे जो पॉजिटिव पर्सन है उनके अंदर यदि 5 mm और उससे ज़्यादा जो है इसका जो इंड्यूरेशन देखने को मिलेगा तो वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 mm और मोर पॉजिटिव इन, यानी किन के अंदर जो है 10 mm से ज़्यादा या 10 mm या उससे ज़्यादा आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो रिसेंट अराइवल लेस देन 5 years फ्रॉम हाई प्रिविलेंस कंट्रीज, इंजेक्शन ड्रग यूजर्स, रेजिडेंट्स एंड एम्प्लॉय ऑफ हाई रिस्क कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स, एग्जाम्पल प्रिजन, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, होमलेस सेटलर्स etc। माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी लैब पर्सन विथ क्लिनिकल कंडीशन दैट प्लेस देम एट हाई रिस्क
डायबिटीज़, प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ल्यूकेमिया, एंड स्टेज रीनल डिजीज, क्रोनिक माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, लो बॉडी वेट, चिल्ड्रन लेस देन 4 years of एज, और चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एक्सपोज टू एडल्ट इन हाई रिस्क कैटेगरीज। यानी आपको ये जो कंडीशन के अंदर आपको 10 mm या इससे ज़्यादा इंड्यूरेशन देखने को मिलेगा तो उसको पॉजिटिव कहेंगे। 15 mm और मोर इन इज पॉजिटिव। यानी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको इसलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये एक HIV का पेशेंट है, उसके अंदर मोन्टेक्स टेस्ट किया गया, और यदि जो मोन्टेक टेस्ट किया गया तो उसके बाद इंड्यूरेशन मिला वो 6 mm मिल गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, जो है TB उसके अंदर पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ऑप्शन आएंगे पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो आपको याद क्या रखना है, यदि HIV वाला पेशेंट है, यदि HIV आ गया तो आपको ध्यान रखना है 5 mm या फिर इससे ज़्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। 15 mm या इससे ज़्यादा जो है पॉजिटिव कौन कौन से केस के अंदर देखने को मिलेगा। पर्सन विथ नो नॉन रिस्क फॉर DB, यानी TB के लिए जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। स्पुटम माइक्रोबायोलॉजी एंड कल्चर, स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अपन बात करें स्पुटम माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर के बारे में बात कर लें तो स्पुटम के जो स्पीयर एग्जामिनेशन, स्पुटम स्पीयर एग्जामिनेशन के अंदर कौन सी जो स्टेनिंग की जाती है, जेडन स्टेनिंग यूज़ की जाती है। कौन सी स्टेनिंग यूज़ की जाती है, जेडन स्टेनिंग by direct microscopy is the method of choice as a case finding tools of tuberculosis। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोलियोमाइलाइटिस। आपको पता होगा ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कौन सी स्टेनिंग की जाती है, जेडन स्टेनिंग की जाती है, याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलियोमाइलाइटिस डिजीज़ के बारे में। तो इसका जो कॉजिटिव एजेंट आप जानते हैं, पोलियोमाइलाइटिस डिजीज़ किसकी वजह से होती है, पोलियो वायरस की वजह से होती है। इसके 3 सीरोटाइप्स होते हैं, सीरोटाइप्स 1, 2 एंड 3। P1 जो है सीरोटाइप जो P1 है वो क्या है, इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एपिडेमिक्स। यानी जो मोस्ट कॉमनली जो एपिडेमिक का जो कोज करता है वो कौन सा करता है, P1, यानी पोलियो वायरस 1 जो सीरोटाइप है वो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एपिडेमिक्स। और जो P2 है इज मोस्ट एंटीजेनिक एंड मोस्ट इजीली इरेडिकेट। यानी जो P2 है फ्रेंड्स मोस्ट एंटीजेनिक एंड मोस्ट इजीली इरेडिकेट है, और जो कि इरेडिकेट कर दिया गया, कब किया गया, 20 सितंबर 2015 को जो P2 है यानी पोलियो वायरस जो कि सीरोटाइप जो 2 है वो क्या हो गया है, इरेडिकेट हो गया है, कब, 20 सितंबर 2015। इसीलिए जो पोलियो वायरस की जो ओरल पोलियो वायरस की जो वैक्सीन आती है उसके अंदर सिर्फ कौन सी, जैसे बताया गया कौन सी जो है सीरोटाइप्स को उठा दिया गया, तो P2 को उठा दिया गया है। अब उसके अंदर क्या आता है, सिर्फ P एंड P3 ही आता है। क्या आता है, P एंड P3। जो P3 है फ्रेंड्स वो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ VAPP यानी वैक्सीन एसोसिएट पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज किसका है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। फ्रेंड्स ये जो Q आपको दिख रहा है वो ऐसे ही यहाँ पे टाइप हो गया गलती से, ये सिर्फ VAPP है यानी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। कौन कॉज करता है, पोलियो वायरस का जो सीरोटाइप 3 है वो मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, VAPP। और VAPP की फुल फॉर्म क्या है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। 1 पर 1 मिलियन चांस। रिजर्वायर की बात करें अपन पोलियो के अंदर तो मेन इसका रिजर्वायर होता है, नो क्रोनिक कैरियर यानी इसके अंदर कोई क्रोनिक कैरियर नहीं होता है, और मेन इसका क्या करता है, रिजर्वायर का काम करता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात करें पोलियो माइलाइटिस के बारे में तो 3 to 35 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, यूजुअली 7 to 14 डेज। पोलियोमाइलाइटिस के लिए जो टेस्ट किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो कौन सा होता है, स्टूल एग्जामिनेशन। मेनली जो है स्टूल एग्जामिनेशन का यूज़ किया जाता है, और भी टेस्ट हैं लेकिन स्टूल एग्जामिनेशन का मेनली यूज़ किया जाता है। तो आइसोलेशन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस फ्रॉम स्टूल इज द रिकमेंडेड मेथड ऑफ लेबोरेटरी कन्फर्मेशन ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन यहाँ पर बता दिया मैंने। रिकमेंडेड इन एवरी केसेज ऑफ AFP यानी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, यानी जो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का जो केसेज है उसके अंदर रिकमेंडेड होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन, थ्रोट एग्जामिनेशन और ब्लड एग्जामिनेशन ये भी इसके अंदर किए जाते हैं। तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको आज बताई। इसके अंदर अपने सबसे पहले बात करी थी, किसकी बात करी थी, चिकन पॉक्स की बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि चिकन पॉक्स जो है इसके अंदर जो भी आपको जो है इसके अंदर जो देखने को मिलेगा, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो एयर ड्रॉपलेट है। मिजल्स के अंदर भी अपने देखा एयर ड्रॉपलेट से हो रहा था।
इसके साथ ही अपने रूबेला के अंदर देखा, उसके अंदर भी एयर ड्रॉपलेट से हो रहा था। और अपन ने किसका देखा, टीबी का देखा, अपने ट्यूबरकुलोसिस का देखा। ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट मैंने आपको बताया। पॉजिटिव एजेंट क्या है ट्यूबरकुलोसिस का, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है। चिकन पॉक्स के बारे में अपन ने बात की, वेरिसेला जोस्टर वायरस है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि इसके जो मोस्ट कॉमन जो लेट कॉम्प्लिकेशन है चिकन पॉक्स का वो क्या है, सिंगल्स है। जो मेन चीज़ मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ यहाँ पे। मीजल्स को अपन रूबेला भी कहते हैं, आरएनए पैरामिक्सो वायरस का पॉजिटिव एजेंट है। ये भी एयर ड्रॉपलेट्स हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड देख सकते हैं 10 to 14 डेज। इसके साथ इसका जो मिजल्स के अंदर जो ओरिजिन होती है रेसेस की, वो कहाँ होती है, रिट्रो ओरिकल ओरिजिन होती है, ठीक है। कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है किसके अंदर, मिजल्स के अंदर। और कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो बक्कल म्यूकोजा है उसके अपोजिट अपर सेकंड मोलर पे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स जो देखने को मिलता है क्या होता है, जो यंग चिल्ड्रन उसके अंदर ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद में अपन ने बात की थी रूबेला यानी जर्मन मिजल्स के बारे में। इसके अंदर अपन टेस्ट कौन सा करते हैं, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट करते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो नो कैरियर स्टेट और पोस्ट नेटली एक्वायर्ड रूबेला के अंदर रूबेला वैक्सीन कौन सी दी जाती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कौन से रूट से दी जाती है, सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। डोज कितनी होती है, 0.5 ml होती है। कौन सी स्ट्रेन यूज की जाती है, RA27/3 स्ट्रेन इसके अंदर यूज की जाती है, ठीक है। रूबेला वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट किस किस के अंदर होती है, प्रेगनेंसी के अंदर और इन्फेंट्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कोजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के बारे में। उसके अंदर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, ट्राइड ऑफ कोजेनिटल रूबेला सिंड्रोम 3 बताए थे, कोजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, कैटरेक्ट और सेंसर न्यूरल डिफनेस, ठीक है। उसके अंदर जो मैंने बताया था कोजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा मोस्ट कॉमन है, PDA यानी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर यदि रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो सिर्फ क्या होगा, डिफनेस होगा। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, जो ट्राइड ऑफ कोजेनिटल रूबेला सिंड्रोम देखने को मिलेगा। उसके अंदर कोजेनिटल हार्ट डिफेक्ट और कैटरेक्ट और सेंसरी न्यूरल डिफनेस। आपको याद रखना, ट्राइड तो जरूर याद रखना, कोजेनिटल रूबेला सिंड्रोम का ट्राइड क्या है, कोजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, कैटरेक्ट एंड सेंसरी न्यूरल डिफनेस। फिर अपन ने बात की थी मम्प्स के बारे में, तो मैंने मम्प्स के बारे में भी आपको बताया था कि ये जो है आपको जो सेलेवरी जो ग्लैंड है वो इन्वॉल्वमेंट रहती है। उसके अंदर भी कौन सी, स्पेशली पेरोटिड ग्लैंड। और इसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स क्या बताया था मैंने, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के अंदर बताया था। एडोलेसेंट की अपन बात करें तो ओरकाइटिस और उफ्राइटिस इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके लिए जो वैक्सीन का जो स्ट्रेन यूज की जाती है वो कौन सी होती है, जेरिलिन स्ट्रेन यूज की जाती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी इन्फ्लुएंजा के बारे में, तो इन्फ्लुएंजा के अंदर मैंने बताया था H1N1 वायरस के बारे में, जिसके अंदर अपन ने बात की थी H1N1 क्या कॉज करता है, स्वाइन फ्लू कॉज करता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी H5 और N1 के बारे में। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एवियन इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपको इसको मैंने बताया था कि एवियन इन्फ्लुएंजा को अपन बर्ड फ्लू भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है ओरिजिन कहाँ से हुई थी, जो पेंडेमिक है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, हांगकांग से हुई थी। कब हुई थी, 1997 में यूज़ की थी। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ओसेल्टामाइविर या टेमीफ्लू। कितनी डोज होती है, 75 mg BD अपन इसको देते हैं। तो ये क्विक रिवीजन हो गया अपना। इसके अंदर जो है फ्रेंड्स लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन दोनों होती है इसके अंदर, यानी H1N1 इनएक्टिवेट वैक्सीन और H1N1 लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो कैसे है, नेजल स्प्रे। उसके बाद अपन ने बात की थी डिप्थेरिया के बारे में, तो इसके अंदर अपन ने बात की थी पॉजिटिव एजेंट। तो कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है, कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थेरिया पॉजिटिव एजेंट होता है किसका, डिप्थेरिया का, ठीक है। ये एंडेमिक डिजीज है इंडिया के अंदर। उसके बाद अपन ने बात की थी सिक टेस्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्थेरिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा करते हैं, सिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर होता है क्या, इंट्राडर्मली जो टेस्ट किया जाता है किसके लिए, हाइपर सेंसिटिव टू द जो डिप्थेरिया टॉक्सिन के लिए। डोज मैंने बताई 0.2 ml इसके अंदर सिक टेस्ट टॉक्सिन इन टेस्ट आर्म एंड 0.2 ml ऑफ हीट इनएक्टिवेट टॉक्सिन इन अपोजिट कंट्रोल आर्म। यहाँ पे देखना आपको, मैंने आपको बताया कि सिक टेस्ट टॉक्सिन इन टेस्ट आर्म एंड 0.2 ml ऑफ हीट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इन अपोजिट कंट्रोल आर्म। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि जो सिक टेस्ट के अंदर जो एंटीटॉक्सिन का जो लेवल है 0.03 यूनिट से जो है ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, सिक टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। और आजकल रिप्लेस किससे हो गया है टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट से रिप्लेस किया गया है। ये क्या करता है, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट एंटीटॉक्सिन के लेवल को मेजर करता है। उसके बाद अपन ने बात की पर्टुसिस और वूपिंग कफ के बारे में। उसके अंदर मैंने आपको बताया पॉजिटिव एजेंट क्या है, बोर्डेटेला पर्टुसिस जो है वूपिंग कफ या पर्टुसिस का पॉजिटिव एजेंट है। इसको अपन 100 डे कफ भी कहते हैं। ये अपन मेन बात बताई। इसके बाद में मैंने आपको बताया ड्रग ऑफ चॉइस इरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद अपन ने बात करी मेनिंगोकोकल या मेनिंजाइटिस के बारे में। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट एंड जो है मेनिंजाइटिस है और ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है।
ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में मैंने आपको बताई, ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन, केस के ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन, कैरियर स्टेट के लिए रिफाम्सिन और कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए रिफाम्सिन। मेनिंगोकोकल वैक्सीन कौन सी होती है? किल्ड वैक्सीन होती है। डोज कितनी बताई? 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट। उसके बाद अपन ने बात करी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस जो पॉजिटिव एजेंट है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और इसके अंदर जो है अपने इंडिया के अंदर जो है मोस्टली जो है हाईएस्ट टीबी का बर्डन है। इसके बाद मैंने अपने बताई मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में। मॉन्टेक्स टेस्ट को पिरक्यू टेस्ट भी कहते हैं, टीबी के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डोज की बात करिए अपने 1 TU और पीपीडी इन 0.1 ml। रीडिंग कब करते हैं? आफ्टर 72 आवर्स। इंड्यूरेशन मेजर करते हैं अपन। इंड्यूरेशन मैंने आपको बताया कितना कितना इंड्यूरेशन होगा तो कितना कितना किस किस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब मैंने आपको वीडियो के अंदर आज मैंने बात करी है। उसके बाद में अपन ने बताया पोलियोमाइलाइटिस डिजीज़ के बारे में। उसका पॉजिटिव एजेंट मैंने आपको बताया पोलियो वायरस, जिसके अंदर 3 सीरोटाइप्स हैं, 1, 2 और 3। मैंने बताया कि जो सीरोटाइप 1 है वो क्या है फ्रेंड्स? एपिडेमिक्स मोस्ट कॉमन कोज है एपिडेमिक्स का। P2 जो इजीली इरेडिकेट होने वाला है, जो कि इरेडिकेट कर दिया गया। कब किया गया? 20 सितंबर 2015। उसके बाद अपन ने बात करी जो सीरोटाइप पोलियो वायरस का जो सीरोटाइप P3 है वो क्या है? मोस्ट कॉमन कोज करता है। क्या कोज करता है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। ये कोज कौन करता है? P3। और मैं आपको बता दूं जो पोलियो वायरस की जो वैक्सीन आती है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, उसके अंदर जो है P2 को हटा दिया गया है, सिर्फ P1 एंड P3 ही है। तो ये सब चीज़ें अपन ने बात करी इसके अंदर। पूरे वीडियो के अंदर अपन ने जो है मैं आपको लास्ट में शॉर्ट रिव्यू भी दे दिया। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, जाते जाते शेयर कर दें। और जिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अपना फीडबैक अवश्य दें कमेंट करके। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9024307738। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको 2 लिंक मिलेगी, एक व्हाट्सअप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की। दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप को आप इसलिए ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको नर्सिंग वैकेंसी की PDF मिलेगी। क्या मिलेगी? नर्सिंग वैकेंसी की PDF यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप से। तो ये थी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आज बताई। हमने 4-5 डिजीज़ इस वीडियो के अंदर कवर की। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ ही हम जो आपको स्टडी करवाते हैं उन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप इनका जो है बेनिफिट उठा सकें। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।